तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत से कमेंट आए थे, फाइनल वीडियो आ चुके हैं। जस्ट तो फाइनली कक्षा 12वीं का आपका जो फसल उत्पादन 2017 का आपका जो 7 मार्च को जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है, उसमें आप पूरी तरह से तबाही मचाने वाले हैं। मतलब आपका जो 7 मार्च को जो पेपर होने वाला है, फसल उत्पादन का जो पेपर होने वाला है, उसमें अगर आपको यहाँ पर आज मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनकी तैयारी कर ली तो आपका जो पेपर फसल उत्पादन का पेपर है उसमें आप तबाही मचा दोगे। आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर 20 की 20 पूरे क्वेश्चन आप करके आने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो तक बने रहेगा। यहाँ पर आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आपको किसी दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो रुपए सेव क्लासेस आपके लिए कितना फायदेमंद है, आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर हमें बताएगा। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल उनके लिए क्या क्या फायदे पहुंचा रहा है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप इन्हें नोट करना शुरू कीजिए। पहला चैप्टर क्या है, अध्याय 1 जल निकास। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, जल निकास से आप क्या समझते हो। अब आपका चैप्टर का नाम ही जल निकास है, तो आपको पता होना चाहिए कि जल निकास से आप क्या समझते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पर याद करना होगा जल निकास से आप क्या समझते हो, इसका महत्व बताइए। तो जल निकास क्या होता है, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतहों से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। बहुत ही सरल है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसका महत्व या लाभ क्या है, तो इससे भूमि की जो भौतिक दशा वो सुधरती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भूमि की भौतिक दशा वो सुधरती है। दूसरा क्या है, भूमि में वायु संचार बढ़ता है। तीसरा क्या है, भूमि का जो तापमान अनुकूल रहता है जिससे अंकुरण अच्छा होता है। और चौथा है, मृदा में जो किसी के जल की मात्रा में वृद्धि होती है। और पांचवा, भूमि क्षारीय अथवा अम्लीय होने से बची रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जल निकास की कोई 4 आवश्यकता बताना है। तो यहाँ पर आप जल निकास की जो 4 आवश्यकता है, जो यूँ कहिए कि जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं आपको पढ़कर नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर बाद में हम जो आपके अर्धवार्षिक पेपर के बाद में हम फुल डिटेल चैप्टर वाइज हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो अभी पढ़ लीजिएगा, बाद में हम अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जल निकास की 4 आवश्यकता के जो प्रमुख कारण है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 5 कारण दिए गए, जिसमें जो आपको 4 सरल लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, सरल तो सभी, आपको जो आसानी से याद हो जाए वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, जल निकास की परिभाषा मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं। जल निकास की कोई 3 प्रणालियों को समझाइए। तो जल निकास की जो परिभाषा तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। जल निकास की प्रमुख प्रणालियां निम्नलिखित है। पहली प्रणाली क्या है, प्राकृतिक प्रणाली। इस प्रणाली में नालियां भूमि के प्राकृतिक ढाल के साथ साथ जड़ेगी क्या है, बदलती रहती है एवं अंत मुख्य नाली द्वारा, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। दूसरी क्या है, हेरिंग बोन प्रणाली। और तीसरी है गेरी डिरोन प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंचाई एवं जल निकास में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंचाई और जल निकास में यहाँ पर अंतर दिया गया। सिंचाई क्या होता है, सिंचाई आप यहाँ पर देख सकते हो, खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। जल निकास, खेत से अनावश्यक पानी निकालना जल निकास कहलाता है। अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा क्या है, सिंचाई हेतु नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती है, जबकि जल निकास में फालतू पानी बाहर निकालने वाली नालियाँ धरातल से नीचे बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 अंतर दिए गए, तो आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृष्ठ एवं भूमिगत जल निकास में आपको नालियों में अंतर याद करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है आपको। तो पृष्ठ नालियाँ, यूँ कहे कि पृष्ठीय नालियाँ और भूमिगत नालियाँ में यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 8 अंतर दिए गए, जो 5 सरल लगे वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जल निकास को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन करना है। तो पहला है, आप यहाँ देख सकते हो, भूमि का ढाल। दूसरा, भूमि की किस्म। यहाँ पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर आप पेपर में लिख कर आ जाओगे तो आपका जो एग्जामिनर है, आपका जो कॉपी चेक करने वाला, वो आपका नंबर काट ही नहीं सकता है। ठीक है, नंबर मतलब वो उसके पास नंबर काटने का वजह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या, भूमि की कीमत। चौथा, अनावश्यक जल की मात्रा। बस आप 4 याद रखिएगा।
उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है पादप पोषण, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पादप पोषण की परिभाषा तथा पादप पोषक तत्व की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप आपकी परीक्षा दिन उठाकर देखोगे तो ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो, ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। तो पादप पोषण की परिभाषा क्या है, तो प्राय सभी पौधे जल एवं अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त करते हैं। भूमि में ये अकार्बनिक तत्व खनिज के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें खनिज तत्व या पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है, तथा उनके पोषण को खनिज पोषण या पादप पोषण कहते हैं, ठीक है। खनिज तत्व या पोषक तत्व एक ही बात है, खनिज पोषण को या पादप पोषण को एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये सॉरी हाँ यही है, इसकी है ना, क्या है सॉरी क्या बात, क्या है, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी। यहाँ तो मैंने आपको क्या बताया, परिभाषा बताया, पोषक तत्व की अनिवार्यता की 3 कसौटी आप यहाँ पर दी गई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1938 में पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की निम्नलिखित कसौटियां बताई। ये 3 कसौटी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन 3 कसौटी मतलब चाहकर भी, भूल कर भी, या यूं कहो कुछ भी करके, लेकिन इसे याद तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। रटो समझो याद करो कुछ भी करो, लेकिन जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति, ये तत्व है, ठीक है। पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 कारण 3 साधन लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से, पहला है खाद एवं उर्वरक द्वारा, दूसरा है फसलों के अवशेषों द्वारा, तीसरा दलहनी फसलों द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लो। उसके बाद आपको जो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के 3 कारण लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा में पोषक तत्वों की हानि के प्रमुख कारण, पहला क्या, फसलों द्वारा पोषक तत्वों की भूमि से ग्रहण करना, दूसरा भूमि कटाव द्वारा, तीसरा खरपतवारों द्वारा, ठीक है, नोट करो। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, पौधों में नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% इन 3 चैप्टरों में यहाँ पर 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। तो जरूर नोट कर लीजिएगा, और अथवा में हो सकता है कि दोनों ही आ जाए, ठीक है। तो नोट करो फटाफट ये वाला क्वेश्चन, पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं आप मेरे को तीनों से पूछे, ऐसे तो मैं कहूँगा कि तीनों तैयार करो, लेकिन अगर आप पूछो कि फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन में कौन सा याद करें, तो नाइट्रोजन वाला मैं आपको पहली वरीयता में नाइट्रोजन वालों को ही दूंगा, तो जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पौधों में फास्फोरस की कमी के लक्षण, अभी मैंने बताया, बहुत ही सरल है। क्या होगा अगर फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा, आप ही सोचो, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। नाइट्रोजन में भी यही हो सकता है, नाइट्रोजन में भी यही बात आती है कि पौधों की वृद्धि रुक जाती है। वही है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है, कमी है तो फिर वही बात आएगी ना, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने पौधों में पोटास की कमी के, वही है, नाइट्रोजन वाला ही है, इसमें भी वही है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है खाद, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट में अंतर। 2024 का आपका जो वार्षिक का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो क्या है कंपोस्ट, तो पहला पौधों के अवशेषों पदार्थ। अभी यहाँ पर उनकी परिभाषा है, पहला जो अंतर है वो परिभाषा के आधार पर ही है। अभी किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच अगर आपको अंतर लिखना है तो उनकी विशेषताओं के आधार पर लिखोगे, या तो उनकी परिभाषा दे दो या तो उनकी विशेषता बता दो। तो पहला अंतर तो आप उनकी परिभाषा से ही दे दोगे, और ये हो सकता है कि कल आपके एग्जाम में पूछ रहे कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख कर आ जाओगे। वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हो, आप ये परिभाषा लिख कर आ सकते हो। वर्मी कंपोस्ट की तुलना में इसकी गुणवत्ता कम होती है, अब यहाँ पर कंपोस्ट इसकी कम है तो इसकी क्या होगी, कंपोस्ट की तुलना में इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अधिक होती है। अब क्या इसमें कौन सी, मतलब आप यहाँ पर रॉकेट साइंस लगाओगे कि सर ये याद नहीं हो रहा, बहुत ही सरल है, परिभाषा तो पढ़ना ही पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं आप कह सकते सर हमको तो बिना पढ़े टॉप करना, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखे। तो आपको खाद एवं उर्वरक में अंतर याद करना है। तो खाद और उर्वरक या यूं कहे जीवाश्म खाद और रासायनिक खाद में अंतर, 5 अंतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है तो कर ही लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। हरी खाद, केचुआ खाद, नाटेप खाद की परिभाषा। हरी खाद, केचुआ खाद, अभी वर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद एक ही बात है, और याद रखिएगा। अभी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये केचुआ खाद है, यहाँ पर बताओ किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का सच्चा मित्र किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताओ। उसके बाद नाटेप खाद है, इसकी परिभाषा याद करना है।
हरी खाद के महत्व, अभी मैंने आपको हरी खाद की जो महत्व परिभाषा बताई, अब यहाँ पर परिभाषा डबल बता रहा हूँ, अब महत्व याद रखिएगा। ऐसा मतलब मैंने यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आपको पूछ ले कि हरी खाद के महत्व बताए, तो आपके अगर पास टाइम है तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो, ठीक है। परिभाषा लिखोगे, उसके बाद महत्व लिखोगे, लेकिन नहीं टाइम है तो आप डायरेक्ट उसके महत्व लिखो, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिखो, ठीक है। जैविक खाद किसे कहते हैं, इसके दो महत्व लिखिए। जैविक खाद की परिभाषा बता रहा हूँ और इसके महत्व बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा चैप्टर है उर्वरक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उर्वरक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये चैप्टर का नाम ही उर्वरक है, तो आप समझिए कि ये क्वेश्चन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके मतलब उर्वरक के बारे में आप इसके अंदर सभी चीज़ मतलब उर्वरक क्या होता है, इसके प्रकार पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, तो इसमें पहले उर्वरक के बारे में पता होना चाहिए, इसका वर्गीकरण बताना है। तो उर्वरक क्या है, उर्वरक वे पदार्थ है जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कारखाने में कृत्रिम रूप से तैयार करके प्रयोग किए जाते हैं। इनमें एक अथवा अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, ठीक है। आपने देखा होगा यूरिया, डीपी, फास्फोरस, ये सभी क्या उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक भी कहते हैं इनको। अब यहाँ पर देख सकते हो इनके वर्गीकरण क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फोरस उर्वरक, पोटास उर्वरक, जटिल उर्वरक। अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे, आपके घर में खेती करते होगे, तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नत्रजनीय मतलब नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के चार नाम एवं उनके नत्रजन की प्रतिशत मात्रा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर दिया गया, नोट करो, ठीक है। उनके जैसे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हो तो आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी हो जाएगी। पूछा जाता है अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन होता है, तो क्या होता है 20.6%, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट तथा सिंगल क्या है सुपर फास्फेट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो ये देखिए आप, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट, पूरा कंप्लीट जानकारी दी गई, नोट करो, नोट करो। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हो, इनका महत्व लिखिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जैव उर्वरक किसे कहते हैं और जैव उर्वरक के महत्व को, लाभ को, एक ही बात है, ठीक है, नोट करो। पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो पोटेशियम क्लोराइड में 60% तथा पोटेशियम सल्फेट में 48%। 2024 का आपका जो वार्षिक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। मिश्रित तथा यौगिक उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए, ये भी पूछा गया था। तो मिश्रित उर्वरक और क्या जटिल उर्वरक, या यूं कहे कि यौगिक उर्वरक में अंतर, तो केवल दो अंतर है, याद कर लीजिएगा। 4, मतलब इसमें दीर्घ उत्तर प्रश्न आ रहा है तो 4 याद करना पड़ेगा। बेसल ड्रेसिंग तथा टॉप ड्रेसिंग में कोई दो अंतर, बेसल ड्रेसिंग और टॉप ड्रेसिंग में अंतर है, ठीक है, नोट करो। टाइपिंग मिस्टेक, ये 5वां चैप्टर है। टाइपर भाई क्या कर रहे हो। तो ये आपका 5वां चैप्टर है पोष संरक्षण। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, खरपतवारों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवारों की प्रमुख विशेषता आपको याद करना है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार की परिभाषा यहाँ पर फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर आप 11वीं में पढ़े होगे, यहाँ पर मैंने 11वीं भी पढ़ाई थी, तो अगर आप 11वीं में ये था खरपतवार की परिभाषा, तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर पर रखा है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर खरपतवारों से होने वाली हानियाँ लिखें। तो खरपतवार से क्या क्या हानियाँ हैं, तो आप देख सकते हो, नोट कर लीजिए। जो आपको 4 सरल लगे, जैसे कि खरपतवारों के बीच फसलों के बीच की किस्म को खराब कर देते हैं, खरपतवारों के बीच मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, खरपतवारों से सिंचाई की नालियों में जल की हानि होती है, खरपतवार फसलों के रोग एवं कीटों का आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। तीसरा, फसल के संबंध के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक खरपतवार, संबंधित खरपतवार, रोगी खरपतवार, और ये पूछा जाता है कि परिभाषा पूछ लेता है वो कभी कभी कि वास्तविक खरपतवार किसे कहते हैं, संबंधित खरपतवार किसे कहते हैं, रोगी खरपतवार किसे कहते हैं, या तो पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा। ये नाम देखिए खरपतवार, जैसे कि वास्तविक होगा, संबंधित हो गए, इनका नाम देखकर आपको बोलेगा कि इनकी परिभाषा लिखो, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। किन्हीं निंदनाशकों के नाम लिखिए। तो 2,4-D डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, TCA ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। खरपतवारों का उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकरण लिखिए। तो वहां पर मैंने आपको फसलों के आधार पर बताया था, अब यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर बता रहा हूँ। तो 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार पढ़ लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि बहुत बार आपको पूछा होगा कि बथुआ क्या है, बथुआ किस मतलब क्या बोल सकते हैं कि जीवन चक्र के आधार पर बथुआ किस
या यूँ कहे कि एक वर्षीय खरपतवार का उदाहरण लिखे तो बथुआ, या यूँ पूछ सकता है कि बथुआ जो है किस खरपतवार का वर्गीकरण है। ठीक है, मतलब किस, आप कौन से वर्गीकरण में से रख सकते हो। ठीक है, समझो क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बीजपत्री खरपतवार, द्विबीजीय खरपतवार, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो छठवां चैप्टर है पौध संरक्षण पार्ट 2, इसमें मैं आपको जो पौध संरक्षण पार्ट 1 जो आपका पांचवा चैप्टर है, आपका जो छठवां चैप्टर है उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, कपास के दो हानिकारक कीटों के साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम लिखे। तो कपास के जो दो हानिकारक जो कीट है, गुलाबी कीड़ा और तना छेदक, अब इनके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गुलाबी कीड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है पेक्टिनोफोरा गोसिपिएला, और जो तना छेदक उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, स्पिनोपेट्रा गोसिप। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर जो गेहूं की फसल में के लिए दो रोगों के नाम लिखे। तो आप देख सकते हो पहले क्या है, क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू, और रोगजनक कौन है, एरिसाइफी ग्रेमनिस, और दूसरा है लूज स्पॉट, और रोग जो जनक है वो क्या है, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई। ठीक है, नोट करो। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, गन्ने के दो प्रमुख रोगों एवं दो कीटों के नाम। तो पहला रोग है आप देख सकते हो लाल सड़न, और दूसरा है कुंडवा, और कीट की बात करें तो पायरेला और तना भेदक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बैगन की फसल के दो प्रमुख कीटों तथा रोगों के नाम बताना। तो पहला कीट क्या है, बैगन का हड्डा, दूसरा है बैगन का तना और फल छेदक, और रोग की बात करें तो पहला है फल विलगन और दूसरा है छोटी पत्ती रोग। ठीक है, उसके बाद आपको जो पांचवा क्वेश्चन है, किन्हीं दो कीटनाशकों के नाम लिखिए। तो पहला है डीडीटी और दूसरा है बीएससी। इन दोनों का फुल फॉर्म फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। इनका फुल फॉर्म जो है फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। तो आपका अध्याय 7 क्या है, फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 1। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, धान की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो यहाँ पर जो वानस्पतिक नाम हो गया, उसका जो कुल हो गया, उत्पत्ति स्थान हो गया, उन्नत किस्में हो गया, और भूमि संबंधित आवश्यकता हो गया, उर्वरक हो गया, बीज की मात्रा, डोपक विधि, खरपतवार, ये तो छोड़ सकते हो। ठीक है, और रोग और कीट, तो यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके आधार पर इसको तैयार कर लीजिएगा। वानस्पतिक नाम 100% पूछेगा, कुल 100% पूछेगा, उत्पत्ति स्थान कभी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद जो दो कीट और जो रोग होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछता है। ठीक है, और भूमि पूछ लेता है, तो नोट करो। उसी प्रकार आपको सोयाबीन की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। तो सोयाबीन आपको यहाँ पर उसका वानस्पतिक, उसका नाम, उसके उत्पत्ति स्थान, उसकी जलवायु, भूमि, रोग, कीट सभी याद करना है। अब ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप उनको पढ़ना तो पड़ेगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार नजर घुमा लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अरहर की फसल का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों में कीजिए। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो वानस्पतिक नाम हो गया, सभी का बता रहा हूँ, वानस्पतिक नाम हो गया, कुल हो गया, और जो रोग हो गया, और ये जो कीट है और भूमि, थोड़ा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है, इनको मतलब याद करना ही है। ठीक है, अरहर का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में, जन्म स्थान। मूंग की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए, नोट करो। उड़द की खेती का निम्नलिखित, मतलब उड़द की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों पर कीजिए। वानस्पतिक नाम, परिवार या कुल, उत्पत्ति स्थान, उसके बाद जो दो रोगों के नाम, और कीट वीट देख लेना। उसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर है फसलों की खेती का अध्ययन पार्ट 2, अब यही भी है। अब यहाँ पर मैं ही क्या कर सकता हूँ कि सर आप इतने बड़े क्वेश्चन बता रहे हो। अब यार बेटा बताना तो पड़ेगा यार, आएंगे तो सही वो। गन्ने की जो खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। मिस्टेक है, वनस्पति का नाम हो गया, ये याद कर लीजिएगा। जन्म स्थान हो गया, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मैं जो बता रहा हूँ वो तो याद करना ही पड़ेगा। फसलों में लगने वाले दो रोगों के नाम। ठीक है, गन्ने की पेड़ी से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लाभ और दो हानियां बताना है। सॉरी यहाँ पर बोला नहीं, लेकिन इसके लाभ और हानियां बताना है। तो गन्ने की पेड़ी क्या होता है, गन्ने की बोई फसल की कटाई के बाद उसी खेती में बोई गई फसल की जड़ों से गन्ने के नए पौधे तैयार होते हैं। आप सभी ने देखा होगा, इन पौधों से गन्ने की जो फसल तैयार होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गन्ने को बो दिया, फिर गन्ने को काट लिया, लेकिन ऐसा कुछ रहता है कि उसमें जो गन्ने के जो मतलब पहले से उसकी जो जड़ रहती है वो नए पौधे तैयार होते हैं। ठीक है, तो इन पौधों से गन्ने की जो फसलें तैयार होती है उसे गन्ने की पेड़ी कहते हैं। इसके लाभ यहाँ पर बताए गए, इसकी हानि भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करिएगा। इसकी हानियाँ हैं, नोट करो।
उसी प्रकार चने की खेती के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो इनका आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति स्थान, उन्नत किस्में, सभी रोग, कीट वीट सब बताना है। ठीक है, अब वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मटर की खेती का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। उसके बाद अध्याय 9 मशरूम की खेती। उसमें आपको पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मशरूम किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशरूम से आप क्या समझते हो। तो वर्षा ऋतु में कूड़े के ढेर, आपने वो छत्ता नामक देखा है, छतरी, जहाँ कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है पर अपने छतरी नुमा आकार के सफ़ेद, भूरे, पीले रंग के फुफ्फद उगते हुए दिखाई देते होंगे, जिन्हें मशरूम कहते हैं। वर्षा ऋतु मतलब ये जो बारिश वारिश होती है, तो आपने देखा होगा ये जो कूड़े के ढेर पर छतरी नुमा एक, उसे ही मशरूम कहते हैं। ठीक है, मशरूम कितने प्रकार का होता है। तो मशरूम जो है 4 प्रकार का होता है, श्वेत बटन और आयरोस्टर मशरूम तथा पेड्रिस्ट मशरूम, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है, एगरिकस बायोस्पोरस। क्या है, स्पन की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया, नोट करो। फिर 10वां चैप्टर है अलंकृत बागवानी। उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अलंकृत बागवानी के महत्व। अलंकृत बागवानी क्या होती है, सभी लोग कमेंट करके बताओगे। उसके बाद अलंकृत बागवानी के महत्व क्या है। तो अलंकृत उद्यान में विभिन्न प्रकार के फलों को उगाकर उनमें तैयार तेल, सेंट आदि बेचकर आर्थिक लाभ होता है। शोभाकारी उद्यान मन बहलाने का उत्तम स्थान है। यहाँ कुछ देर बैठने मात्र से ही मानसिक सुकून मिलता है तथा व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए, नोट करो। अलंकृत बागवानी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सुझाव या उपाय दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए, नोट कर लीजिए। भारत के प्रमुख शोभाकारी उद्यान के नाम एवं उनके स्थान। तो पूछा जाता है कि वृंदावन गार्डन का है। तो वृंदावन गार्डन का है मैसूर। मुगल गार्डन दिल्ली का है, दुगली, मुगल दिल्ली से रेट कर सकते हो। शालीमार गार्डन श्रीनगर। बोटनिकल गार्डन ऊटी का है। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि ये ऊटी का है। ठीक है, बता दूं, नहीं आप बताओ। ठीक है, 11वीं में भी था ये। क्या है फिर, क्या है, गुलदाउदी एवं केली के वानस्पतिक नाम तथा कुल लिखिए। तो गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम यहाँ पर बताया गया है, कुल भी बताया गया है, केली का वानस्पतिक नाम भी बताया गया है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताओ किन्हीं 2 फूलदार वृक्षों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम। तो गुलमोहर और क्या है, अमलतास। किन्हीं 3 वायुवृत्ति अथवा छायादार झाड़ियों के नाम और उनके वानस्पतिक नाम। तो बांस, क्या है, बांस का बेम्बूसा स्पी, पॉपुलस स्पी, फरास, क्या है, टेम्ब्रिक्स आर्टिकुल्टा। और आपका जो 11वां चैप्टर है हरियाली, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आदर्श मतलब उत्तम नियोजित हरियाली की आपको यहाँ पर प्रमुख विशेषता आपको याद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आदर्श हरियाली की जो विशेषता है क्या है, एक आदर्श हरियाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है, हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण किए हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पूछ सकता है कि हरियाली की आपको यहाँ पर विशेषता बताए, तो आपको यहाँ पर हरियाली की मैं आपको कितनी 2 विशेषता बता रहा हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर याद कीजिएगा। हरियाली अत्यंत सुंदर लगती हो तथा गद्दे का रूप धारण किए हो। और दूसरा, नंगे पैर हरियाली पर चलने पर उसमें चुभन नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो मुलायम हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि हरियाली मुलायम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, मतलब इसी यहाँ पर हरियाली की विशेषता है, जैसे कि 2 बता चुका हूँ। उसके बाद तीसरी क्या है, हरियाली की कटिंग करने के बाद वो शीघ्र ही वृद्धि करके चारों ओर फैल जाए। हरियाली में खरपतवार नहीं होनी चाहिए। हरियाली के अंदर खाली स्थान नहीं होना चाहिए। हरियाली की घास ऐसी होनी चाहिए जिस पर गर्मी, शीत तथा रोगों का कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात वो सदा एक जैसी लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप हरियाली की विशेषता आप नोट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है कि हरियाली लगाने के उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या हो। अगर आपको पूछे हरियाली लगाने के लाभ लिखिए, हरियाली लगाने के उद्देश्य लिखिए, हरियाली लगाने के महत्व लिखिए, तो आपको यही आंसर लिखकर आना है। तो आप देख सकते हो हरियाली लगाने के प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला, उद्यान की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, दूसरा, खेल के लिए मैदान बनाने के लिए। तीसरा, मनोरंजन एवं आनंद की अनुभूति के लिए। और चौथा है पार्कों एवं वानस्पतिक उद्यान के लिए। अब आप ही बताइए कि इतने सरल से आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर आपने इस बार इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद होगा या नहीं होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही यहाँ पर उसके साथ सरल में आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। उसके बाद तीसरा क्या, हरियाली मतलब जैसे कि लोन विकसित करने के लिए घास को चयन करते समय ध्यान देने योग्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से बिंदु है, घास अधिक व अति शीघ्र फैलने
फैलने वाली, अति शीघ्र फैलने वाली हो और घास पूरे साल हरी होने वाली हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 है, नोट कर लो। ठीक है, घास में किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना आए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर हरियाली की परिभाषा तथा लगाने की 2 विधि बताना है। तो हरियाली क्या होती है, तो अलंकृत उद्यान में घास से घिरा हुआ क्षेत्र हरियाली कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको लगाने की विधियाँ बताई गई है। तो पहली विधि क्या है, बीज द्वारा। ठीक है, और दूसरी है टुकड़ों का लेप करना। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर डिबलिंग एवं आपको ट्रिपिंग में अंतर याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिबलिंग एवं ट्रिपिंग में अंतर। आप देख सकते हो इसमें घास के तनों को जड़ सहित समान दूरी पर रोपा जाता है। तो आप इसमें 2 अंतर यहाँ पर नोट करो फटाफट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो 12वां चैप्टर है पोष संरक्षण की विधियाँ, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है लैंगिक प्रसारण, जैसे कि बीज प्रवर्धन तथा वानस्पतिक प्रसारण में कोई 4 अंतर। अब यहाँ पर मैं आपको लैंगिक प्रसारण तथा वानस्पतिक प्रसारण में जो अंतर बताऊंगा, अगर आपने यहाँ पर इसको अंतर याद कर लिया, मतलब अब यहाँ पर लैंगिक प्रवर्धन की आपको विशेषता भी याद हो जाएगी और अलैंगिक प्रवर्धन की विशेषता भी याद हो जाएगा, अंतर भी याद हो जाएगा, विशेषता भी याद हो जाएगी। ठीक है, किसी भी 2 चीज़ों की बजाय अगर आप अंतर बताते हो तो उनकी विशेषताओं के आधार पर तो बताते हो। तो अगर आप इन बीच के अंतर याद कर लोगे तो आपको विशेषता भी याद हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर कर्तन तथा दाब कलम में अंतर याद करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपको कर्तन तथा दाब में आपको जो अंतर याद करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कर्तन तथा दाब कलम में अगर आप इसे अंतर याद कर लोगे और ये अगर आप अंतर याद कर लोगे तो विशेषता भी आपको याद हो जाएगी, जैसे कि अभी को पहले बताया मैंने, तो याद कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको इंचार्जिंग तथा ग्राफ्टिंग में अंतर लिखिए। तो ये वाले चैप्टर से आपको अंतर याद करके जाना है और अंतर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयार जरूर कीजिएगा। 4 अंतर है, नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वानस्पतिक प्रसरण के आपको अवगुण या यूं कहिए कि हानियां, दोष आपको बताना है। तो आप देख सकते हो जैसे कि पहला क्या, पौधे का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। वानस्पतिक प्रसारण की बात कर रहा है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपका जो 13वां चैप्टर है फलों की खेती पार्ट 1, इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन याद करना है तलवर शक्कर तथा जड़ शक्कर की परिभाषा आपको यहाँ पर बताना है। तो केले की जड़ से निकले हुए शक्कर जिनकी पत्तियों का आकार तलवर की तरह होता है, जिस तथा वे कम चौड़ी होती है, तलवर शक्कर कहलाती है। इनसे तैयार पौधे मजबूत एवं अधिक फल देने वाले होते हैं। वही ऐसे शक्कर जिनकी पत्तियां चौड़ी तथा कमजोर होती है जड़ शक्कर कहलाते हैं। इन्हें प्राय नए पौधे तैयार करने के लिए काम में लाया जाता है क्योंकि इनमें फल कम लगते हैं। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर अंगूर की लताओं की काट झाट एवं ट्रेनिंग की किन्हीं 5 विधियों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो आप देख सकते हो पिछले साल पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर निफिन एक सहारे पर सीधने की विधि, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट करो। अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं कि मैं आपको यहाँ पर समझाने बैठूँ। उसके बाद हेड प्रणाली, और हेड प्रणाली तो सभी को पता ही है, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड को अच्छे से विकेट किया है। ठीक है, अपनी टीम इंडिया फाइनल में है, तो टीम इंडिया के लिए एक लाइक और कमेंट बनता है। फटाफट यहाँ पर टीम इंडिया के लिए कमेंट कीजिए। ठीक है, हेड को विकेट किया था, लेकिन ये हेड दूसरा है। ठीक है, हेड प्रणाली, हेड को किसने विकेट किया था इस बार? ये प्रणाली एक सहारे पर सिधाने की विधि से मिलती जुलती है। इसमें लताओं की लंबाई 55 से 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और फिर ट्रेनिंग और कोडन प्रणाली और पंडाल प्रणाली। ठीक है, पंडाल प्रणाली। ठीक है, नोट करो। उसके बाद पपेन किसे कहते हैं? तो पपीते के कच्चे फलों से दूध निकालकर एवं उसे सुखाकर जो पदार्थ बनता है उसे पपेन कहते हैं, मतलब पपेन कहलाता है। ठीक है, सरल है, पढ़ लीजिएगा। पपेन का आपको यहाँ पर उपयोग बताना है। तो चमड़ा पकाने के लिए वो पपेन का उपयोग करता है, मांस को मुलायम करने अथवा गलाने के लिए, ऊनी कपड़ों को प्रोसेसिंग के लिए। तो सभी 8 यहाँ हैं, उसमें से जो 5 अच्छे लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बिंदु बता देता हूँ जो कि आपको तैयार करना है। तो पहला वानस्पतिक, मैं यहाँ पर आपको 5-6 यहाँ पर जो 2-3 तो बताऊंगा, तो वो आपको याद रखिएगा। वानस्पतिक नाम, 100% अंगूर का वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, खालिस्तान में आ सकता है, रेगिस्तान में आ सकता है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है उसमें आ ही सकता है। कुल आपको पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ याद रखना। उत्पत्ति स्थान आपको पता होना चाहिए, इसकी जो प्रमुख जाति वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, इसमें कीट और रोग का पता होना चाहिए। उपज, फिर आपको यहाँ पर प्रजाति का आपको पता होना चाहिए।
और यहाँ पर अंगूर का आर्थिक महत्व पता होना चाहिए, और फिर यहाँ पर जो है बाकी पॉइंट एक बार पढ़ सकते हो। तो अंगूर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? विटिस विनिफेरा। फटाफट यहाँ पर कमेंट करो। कुल की बात करें तो व्हाइट टेसी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान रूस का जो ओर्मुनिया क्षेत्र है उसमें अंगूर पाया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रमुख जातियाँ यहाँ पर बताई गई अच्छे से। यहाँ पर मैंने आपके नोट्स बनाए, तो ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर पढ़ो इसको। ठीक है, ये फूलने और फलने का समय आपको पता होना चाहिए, और ये कौन से मतलब यहाँ पर क्या, ठीक है, नोट करो। उसी प्रकार आपको यहाँ पर केले की खेती का वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है? मूसा सेपिएंटम, और जो कुल है कुल म्यूनसी। ठीक है, नोट करो तो नोट करो। ठीक है, मैं आपको बताते जाता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ, नोट करते जाइएगा। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, मलाया प्रदेश तथा पूर्वी द्वीप में माने जाते हैं। नोट करो। उसी प्रकार आपको पपीते की खेती का आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, वानस्पतिक नाम बताना है, उत्पत्ति स्थान हो गया, जलवायु हो गया, कुल हो गया। ठीक है, नोट करो। बस इसी चैप्टर मतलब ये अब ये जो ये वाले क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए ये इतने बड़े आपको लग रहा होगा कि सर इतने बड़े क्यों। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर आपने सरल नोट्स बनाए तो उसमें भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि ये मैं आपको बता रहा हूँ वही याद करना है। आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक है, वही इसमें सभी पॉइंट थोड़ी बहुत याद करना है। मैंने आपको बता दिया कौन सा याद करना है। अब आपका जो फलों की खेती है, आपका जो इसमें आपको देखना है आम की खेती, तो आम की खेती का वर्णन भी आपको वानस्पतिक नाम, आपका वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका सभी को पता है। कुल आपको पता होना चाहिए एनाकॉर्डेसी, इसकी जलवायु पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या याद कर लेना चाहिए? इसका कीट याद कर लीजिएगा, रोग एवं रोकथाम याद कर लीजिएगा, उपज याद कर लीजिएगा, महत्व याद कर लीजिएगा, प्रमुख किस्में याद कर लीजिएगा। किस्में देख लीजिएगा इसका। ठीक है, आम की जो किस्में है वो देख लीजिएगा। ठीक है, आम की जो किस्में है वो देख लीजिएगा, इसमें पूरे आंसर नहीं दिए गए। उसी प्रकार आपको अमरूद की खेती का आपको देख लेना है। आंवला की खेती का देख लेना है। नींबू प्रजाति, नींबू प्रजाति के 5 पौधों के नाम और वानस्पतिक नाम को याद रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है। नींबू, संतरा, महानींबू, लेमन और माल्टा। ये क्या है? नींबू प्रजाति के पौधे हैं। अब इनके आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि मौसमी या यूं कहे कि मालिया, इसका वानस्पतिक नाम याद रखना है। संतरा का याद रखना है, चकोतरा का याद रखना है, नींबू का रखना है, महानींबू और लेमन, इनका आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आम में एकांतर फलन के कोई 5 आंतरिक महत्वपूर्ण कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आम का एकांतर फलन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिभाषा तो 100% आपको पूछेगा 2 नंबर में, तो जरूर याद रखिएगा। एकांतर फलन, आम के एकांतर फलन से आप क्या समझते हो? तो बहुत से फल, क्या है? बहुत से फल वृक्ष एक ऋतु में भरपूर फल उत्पन्न करते हैं और आगामी ऋतु में या तो बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं तथा बहुत कम फल पैदा करते। वृक्षों के इस स्वभाव को एकांतर फलन कहते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है? अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये, अभी इसको रखो। ठीक है, ये समझो। ये मान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि ये है 2022। क्या है? ये 2022, और ये है 23, और ये 24। तो मान लीजिए कि 22 में आम, यहाँ पर ये पेड़ है, आम का पेड़ है। अब मेरे को पेड़ बनाते नहीं आ रहा, अब तुम मतलब पेड़ में यहाँ पे से बनाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, ये पेड़ समझ जाए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आम मान लीजिए, यहाँ पर वो आम, यहाँ पर बहुत सारे आम लग गए इस पेड़ पे। ठीक है, बहुत सारे आम लग गए आपके, तो मजे आ गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला साल है उसमें मतलब बस 2-3 लगे आम, मतलब ज़्यादा आम ही नहीं है। फिर बहुत सारे 2024 में बहुत सारे आम आए। तो ये जो आम है, किसी साल तो बहुत ज़्यादा आम लगते हैं, कि फिर उसके उसके अगले ही साल आम नहीं लग रहे, उसके बाद फिर आम लग रहे। तो यही जो आम का जो ये जो प्रक्रिया, यही एकांतर फलन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एकांतर, इसका अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एकांतर मतलब एक और अंतर। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि बहुत से फल एक वृक्ष में भरपूर फल उत्पन्न करते हैं और आगामी ऋतु में या तो बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं अथवा बहुत कम फल पैदा करते हैं। वृक्षों के इस स्वभाव को एकांतर फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्या मतलब स्वभाव है, इसका क्या कारण है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, नोट करो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके निवारण के उपाय बताए गए हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर नींबू का वानस्पतिक नाम एवं कुल पता होना चाहिए। तो नींबू का जो वानस्पतिक नाम है सिट्रस और उसका जो कुल है क्या है रोटेसी, सिट्रस ओरेनेटिफोलिया। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको आपका जो अध्याय 15 है औषधीय पौधों की उत्पादन तकनीकी, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है सफेद मूसली का आपको वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए, उसका कुल पता होना चाहिए। तो सफेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम क्या है कोलोरोफाइटम, क्या है बोरी व्हील एनम और कुल क्या है लिली एसी। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर हल्दी का वानस्पतिक नाम, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हल्दी का वानस्पतिक नाम कुरकुमा और कुरकुमा लोंगा और कुल क्या है जिंजी बरेसी। ठीक है, इस क्या है इस बोगल का आपको वानस्पतिक नाम कुल पता होना चाहिए। तो वानस्पतिक नाम है प्लांटेगो ओटा और कुल है प्लांटा जेनेसी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर वच का वानस्पतिक नाम, तो वच का वानस्पतिक नाम है एकोरस, केलेकमस और कुल है ओरेसी। ठीक है, अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया और सोमिनिफेरा, कुल है सोलेनेसी। लहसुन का वानस्पतिक नाम इलियम सेटाइवम और कुल अमारी लेडेसी। अध्याय 16 व्यवसायीकरण, क्या व्यावसायिक फसलों की खेती, व्यावसायिक फसलों की खेती। तो यहाँ पर पहला पूछा है लेमन घास का आपको वानस्पतिक नाम बताना है। तो लेमन घास का जो वानस्पतिक नाम है सिम्बो पोगान और फूले कोसो ओसम तथा कुले पोएसी। ठीक है, रतन जोत का आपको वानस्पतिक नाम कुल पता होना चाहिए। तो रतन जोत का वानस्पतिक नाम जेठोपा कर्कस और कुल योफो ब्रियसी। आपको फिर यहाँ पर खस घास का वानस्पतिक नाम कुल बताया गया है। पुदीना का वानस्पतिक नाम कुल बताया गया है। सिंट्रोला घास का वानस्पतिक नाम है कुल बताया गया है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी नोट करो कि सिट्रोनोला घास के किस भाग से तेल निकाला जाता है। तो पत्तियों एवं परोड़ों से। ठीक है, सिट्रल घटक से संबंधित पौधे का नाम लेमन घास। मेथा का कुल लिमेसी। अध्याय 17 फल परीक्षण तकनीकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी तथा स्थायी परीक्षण में आपको अंतर याद रखना है। तो वही बात है कि आप इसका सिद्धांत परिभाषाएं लिख दो, स्थायी और अस्थायी परीक्षण का आपको अंतर याद रखना है। ठीक है, ये स्थायी का है, ये अस्थायी का है। ब्लाचिंग क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो आप देख सकते हो डिब्बाबंदी से पहले फलों तथा सब्जियों को उबलते हुए पानी में निर्धारित समय तक डालने की क्रिया को उबलते पानी का उपचार या ब्लाचिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लाभ क्या है। फल नरम तथा मुलायम हो जाते हैं। दूसरा, लसलसे पदार्थ तथा दुर्गंध बाहर निकल जाती है। जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। तो याद रखिएगा। सुखाना तथा निर्जलीकरण में क्या अंतर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, आपको पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सन डायरिंग और यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन, क्या आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। ब्लाचिंग तथा फार्मिंग में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर वाले क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। कैनिंग तथा बोतलिंग में आपको अंतर याद रखना है। अध्याय 18 परिरक्षित एवं तथा उनका विपणन, तो उसमें आपको यहाँ पर आचार की परिभाषा याद रखना है। सरल है, खाद्य पदार्थों का नमक, तेल, सिरका एवं अन्य मसालों के द्वारा परीक्षण कला ही आचार कहलाता है। ठीक है, जैम की परिभाषा, जैम उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं जो फूलों के गूदे को चीनी एवं खटास के साथ मिलाकर निश्चित गाढ़ेपन तक पकाने में तैयार होता है, जिसमें चीनी की मात्रा कितनी होती है 60 से 70% होती है। मार्मलेड की परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवेस की परिभाषा लिखिए। जेली बनाते समय बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छी जेली के प्रमुख गुण तथा विशेषताओं को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जैम तथा जेली में अंतर लिखिए। तो आप नोट कर सकते हो, जैम फलों के गूदे से तैयार किया जाता है, जेली फलों के रस से बनाई जाती है। तो बहुत ही सरल सरल आंसर है। ठीक है, टमाटर का सॉस या केचप बनाने की विधि पिछले साल पूछा गया था। टमाटर को सॉस बनाते समय आवश्यक सावधानियां। अमरूद की जेली बनाने की विधि को चरणबद्ध कोई 5 बिंदुओं में लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। अध्याय 19 कृषि अर्थशास्त्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारिता से क्या आप सहकारिता से आप क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सहकारिता, एटी हेरिक के अनुसार सहकारिता उन व्यक्तियों का कार्य जो शुभेच्छा पूर्वक संयुक्त होकर अपनी शक्ति, प्रसाधनों अथवा दोनों का उपयोग पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत निजी लाभ या हानि के लिए
करते हैं। ठीक है, अब इसका सिद्धांत भी पूछा जाता है, इसका महत्व तो पूछा हीगा। सहकारिता सामाजिक गुणों के विकास में सहायक है, ये सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। देखो सहकारिता वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सहकारिता के सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछता नहीं। और अभी तो ये अभी आपका जो प्री बोर्ड की अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ था उसमें आपको यही पूछ लिया था कि सहकारिता एक खालिस्तान है, तो सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। तो ये सिद्धांत जरूर याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगा दो क्या स्टार, समझ जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिएगा। कृषि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, कृषि अर्थशास्त्र का महत्व बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि अर्थशास्त्र क्या है। प्राथमिक कृषि साख समितियों के उद्देश्य लिखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि बंधक बैंक से आप क्या समझते हो, लाभ लिखिए। अध्याय 20 लास्ट भू सर्वेक्षण, तो भू सर्वेक्षण भू क्या है, भू सर्वेक्षण से किसे कहते हैं ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो, लास्ट चैप्टर नोट कर लो आप सभी आंसर। ठीक है, क्षेत्र पुस्तिका किसे कहते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपके पेपर के लिए आपको तैयार करना है। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके जो यहाँ पर मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए, अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है, 6 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको स्वयं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे 5, 7, 8 या यूँ कहीं कि 100-150 क्वेश्चन नहीं बता सकता। उसके लिए आपको आपकी परीक्षा अध्ययन, आपकी बुक, या आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, आप आपके जो परीक्षा अध्ययन के पिछले साल के पेपर या चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव हो सभी एक बार फटाफट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास बुक है, परीक्षा बोर्ड है, तो आप वहाँ कहीं से भी आप अपने माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की वो तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैंने 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन की तैयारी वो करवा दी है। अगर आप इसका पीडी डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपी क्लास के माध्यम से कर सकते हो। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो मैं इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के जो क्वेश्चन की तैयारी करा दी है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपको पेपर में तबाही मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो एक कमेंट तो बनता है, यहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मित्रों में जय हिंद।